Everyone, how are you to all? I hope so you're doing well. My channel name is Core Rise Education. My name is Renu. Today in this video discussion for the C-Tech first attempt how to crack, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि फर्स्ट अटैम्प्ट पे हमें सीटेक क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए क्रैक कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगी ताकि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में न्यू प्लानिंग के साथ न्यू स्ट्रैटेजी और नए तरीके से तैयारी कर कर आप सीटेक क्वालिफाइड कर सकते हैं, जिनका 2 या 3 नंबर से रह जाता है हर बार। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और कुछ स्ट्रैटेजी मैंने खुद से बनाई हैं ताकि आपने जो मैंने अपने लाइफ में इसको इंक्लूड किया है आपको भी इसको इंक्लूड करके क्रैक कर सकते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि नेक्स्ट ईयर तक कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, कि ऑलरेडी यहाँ पे पता चल चुका होगा कि NAP 2020 के द्वारा बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो इस साल अपनी लास्ट अटैम्प्ट समझ के 100% तैयारी कीजिए। जो बच्चे सोचते हैं कि हमारा सिलेबस हमें नहीं पता, कंटेंट नहीं पता, MCQ नहीं पता, MCQ PYQ और साथ ही साथ हमें टाइम मैनेजमेंट करना किस तरीके से सीखना है, स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें, कौन कौन से टैग वर्ड्स है, इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेक क्रैक कैसे करें, हाउ टू क्रैक टू फॉर सीटेक एग्ज़ाम। सो मैनी प्रॉब्लम्स एंड सो मैनी reasons, and the percentage of the very low is the percentage is very low of the, सिर्फ परसेंटेज के बारे में आपको बता रही हूँ, पेपर 2 में बहुत ही कम गया है। शायद 18% से लेकर 20% तक ही रिजल्ट जाता है। किसका? पेपर 2 का। पेपर 1 का ऑलमोस्ट अप होता है, लेकिन पेपर 2 का इतना रिजल्ट क्यों कम आता है, क्या स्ट्रैटेजी बच्चे नहीं अपनाते, उसके बारे में मैं डिस्कस कर सकती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सही स्ट्रैटेजी, लाइट स्ट्रेटजी का मतलब होता है, राइट स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि आपने जो भी सिलेबस आपके पास है उसका आपने कितनी बार प्रिंट आउट निकाला है, ये कितनी बार देखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? सिलेबस के जो पैटर्न होता है उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी टैग को एग्ज़ाम को क्रैक करने में। सपोज़ यहाँ पे मैं सीटेक की बात कर रही हूँ, तो सीटेक की बात कर रही हूँ तो बाकी चीज़ों में भी आप फॉलो कर सकते हैं। और उसके पैटर्न का मतलब यहाँ पे होता है जो भी सिलेबस दे रखा है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो पैटर्न होते हैं, किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन की जो बनावट होती है, जिसमें हमारे कहा जाता है कि एवरेज, फिर बिलो एवरेज या मिडल एवरेज, मॉडरेट, या फिर हम उसको कह सकते हैं एवरेज पेपर बनाया जाता है। उसमें हर बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि इसमें सिलेबस में हमें क्या बोल रखा है और क्या पूछना चाहते हैं। अगर हम सिलेबस को ही पूरी तरीके से एनालाइज नहीं करेंगे, उसको डीपली नहीं समझेंगे, तो आगे की प्लानिंग आपकी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो इस चीज़ को नहीं करना है, हमें सिलेबस को पूरा राइट स्ट्रैटेजी के साथ, अंडरस्टैंड के साथ पैटर्न को समझना है। सेकेंड थिंग्स, डेली रूटीन, डेली स्टडी प्लान बनाने हैं। आप लोग क्या करते हो, एक दिन प्लान बना लिया, अगले दिन नेक्स्ट दिन उसको फॉलो कर लिया, फिर अगले दिन भी फॉलो कर लिया, उसके थर्ड डे भी फॉलो कर लिया, फोर्थ डे में क्या होता है, फिर दोबारा आपका मन या माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, जिसके कारण से आप उसको लगातार फॉलो नहीं करते। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फिक्स शेड्यूल होना चाहिए आपका कि मुझे इस टाइम 1 घंटा या हाफ एन आवर पढ़ना है और इस सब्जेक्ट को डरा है, ये आपका प्री प्लानिंग होना चाहिए। सीटेक एग्ज़ाम के लिए साथ ही साथ आपका और भी जो टेक है उसमें भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। तो डेली स्टडी प्लान बनाइए, फिक्स टाइम रखिए, जिस टाइम आपको फ्री टाइम लगता है, हाँ इसमें मुझे अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालना है ताकि मैं सीटेक एग्ज़ाम क्रैक कर सकूं या कर सकता हूं। 6 या 7 घंटे का मैंने मिनिमम टाइम निकाला है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो निकाल सकते हैं, जो हाउसवाइफ होती है और जो वर्किंग वुमेन होती है उनके लिए टाइम निकालना बहुत ही कम होता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूंगी अपने खुद का एक्सपीरियंस के द्वारा कि मैं क्या करती थी। जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं उसी टाइम पर वीडियो ऑन कर लेती थी और उसको देखती रहती थी। फिर उसके बाद जब भी मुझे जो टाइम मिलता था मैं उसी टाइम पर अपने सब्जेक्ट लेती थी, पहले से ही प्री प्लान करके कि मुझे आज इतना ये पढ़ना है, इसके प्रीवियस के क्वेश्चन करने हैं,
फिर दूसरा सिलेबस लेना है, ये दूसरा जो भी है। जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे अगर पेपर 2 की बात करूँ तो मैंने आज CDP का ये टॉपिक पढ़ा है, पेडोलॉजी भी पढ़ी है साथ ही साथ, और फिर मैंने एक और सब्जेक्ट SST ले लिया क्योंकि SST अकेला 60 मार्क्स का आता था। इस तरीके की मैं चीज़ें फॉलो करती थी, तो आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। ये मत कहिए कि मेरे से काम नहीं होता, मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे ये नहीं होता। ये आपकी चॉइस है, क्योंकि आपको समझना है अपने आप को और अपने सब्जेक्ट को। उसके इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस क्वेश्चन। बहुत सारे कंटेंट क्या होता है कि हम मिस कर देते हैं। हमने सिलेबस भी देख लिया, प्लानिंग भी कर लिया, अब हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन या टेक्स्ट MCQ क्वेश्चन दोनों में डिफरेंट है। ये होता है मॉक टेक्स्ट, ये डेली आपने जो टॉपिक पढ़ा उससे मॉक टेक्स्ट लगाना, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड करना। तो ये दोनों में डिफरेंट है, ये दोनों आपको करने में बहुत है। साथ ही साथ हमने फर्स्ट वीक का जो भी शेड्यूल बनाया हुआ है, टाइम टेबल बनाया हुआ है, हमने उसको पढ़ लिया, लेकिन हमने इसको रिवीजन तो की ही नहीं। तो रिवीजन तो करनी पड़ेगी ना। अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको लगातार हम रिवीजन करते, तभी तो माइंड में आपके जाती है, समझ में आता है। अगर हम कंसिस्टेंट नहीं बनेंगे, रेगुलर चीज़ों को नहीं करेंगे और प्लानिंग से नहीं करेंगे, तो रिव्यू, और हमें साथ ही साथ एक चीज़ और बनाना चाहती हूँ कि रिवीजन के टाइम पे जो भी हम रिवीजन कर रहे हैं उसके लिए डे फिक्स करिए कि मुझे इस टाइम ये डे में सारी जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, रिवीजन करनी है, साथ ही साथ MCQ लगाने हैं, साथ ही साथ PYQ भी देखने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी रेगुलर होनी चाहिए। साथ ही साथ एक रिव्यू लिखना चाहिए। सपोज़ मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया और उसमें मुझे दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स के रूप में कि मुझे इसमें क्यों दिक्कत आई वो लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो बच्चे करते हैं ना, कहते हैं कि हमारे 130 प्लस आए हैं, 140 प्लस आए, ये इसका बहुत ही बड़ा रीज़न यही होता है कि वो खुद शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। अपने नोट्स के साथ साथ जो उन्होंने किसी से लिए भी होंगे नोट्स, उसके भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसका ये आंसर होगा, ये इसका ये कंसेप्ट होगा, ये इसका सोल्यूशन होगा मैथ्स में या EVS में, ये टॉपिक होगा जो मैंने नहीं पढ़ा और उसको नहीं पढ़ा, तो उसको शॉर्ट नोट में बना के एक चिट्स आती है उसमें लिखिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी काम हो रहा है, ये कर रही हो या कर रहे हो, जैसे प्लान होना चाहिए, पहले स्टडी होनी चाहिए, डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी रिवीजन होनी चाहिए, तभी आप CTEC एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स की बात करिए, एक आकाश है जो इन सब चीज़ों को फॉलो करता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, शेड्यूल, वीक, टैक्स, और उसका CTEC क्रैक हो जाता है। उसी तरीके से एक स्टूडेंट प्यूजा है, मैंने एक एग्जांपल के लिए है, वो कंसिस्टेंट है, मतलब वो लगातार इस चीज़ों को फॉलो कर रही है, रिवीजन भी कर रही है, हर सब्जेक्ट सारे क्लीन कंसेप्ट कर रही है, मतलब अपने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको क्लीन कर रही है, क्लियर कर रही है। कहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, मैं क्लियर कर रही हूँ, उसी टाइम करना चाहिए, कल के लिए मत छोड़ना चाहिए। मान लीजिए मेरे को एक क्वेश्चन CDP का नहीं आ रही थ्योरी प्याजे की, अब मैं क्या करूँगी, मैं उसी टाइम उस कंसेप्ट को समझूंगी, देखूंगी, फिर उसको बाद दोबारा उसको फॉलो करूँगी या उसको कंसल्टेंट करूँगी, ताकि मैं उसको NCERT बुक्स में से जिससे भी पढ़ रही हूँ वो मेरे माइंड में क्लियर रहे। अगर वो पेंडिंग छोड़ दिया तो वो पेंडिंग ही रह जाएगा। आप उसको दोबारा करोगे तो दोबारा वो क्वेश्चन में करने जाओगे तो फिर वही प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट हो सकती है। तो हमें दोनों ही चीज़ों में, मैंने यहाँ पे बता दिया कि आप दोनों ही तरीके से चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। ये था फर्स्ट टाइम का। इसके अलावा भी और पॉइंट्स है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके बाद है, सबसे बात है टाइम। ठीक है, डेली प्लान बनाना, 4 से 5 घंटे तो मैंने मिनिमम बताए हैं, मैक्सिमम नहीं, 4 से 5 घंटे मैक्सिमम बताए हैं, मिनिमम आप ले सकते हो, हाफ एन आवर ले सकते हो, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है, आपके अंदर स्टेमिना कितना है पढ़ने का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हैं। सबसे पहला मैंने शेड्यूल बनाया है, टाइम टेबल शेड्यूल बनाया है एग्जाम के अकॉर्डिंग, और एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको बताया है। ठीक है, दोनों ही डिवाइड आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, सिर्फ ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है। ये आप इसको अगर फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो, या आपके बहुत सारी, सबके साथ, वुमेन के साथ कुछ ना कुछ वो होती है। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम बताया है, 6:30 से 8:30 बजे। क्या होता है कि हमारा टाइम उस टाइम कई बार होता है जो वर्किंग नहीं होते, जो हाउसवाइफ होती है, उनका टाइम बहुत बिजी होता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं। 6:30 से 8:30 बजे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक ले लीजिए। जैसे मॉर्निंग में मैंने 2 सेक्शन ले लिया। एक तो सबसे पहले CDP ले लिया, CDP में पहले कंसेप्ट ले लिया, जैसे बाल विकास ले लिया है, बाल विकास में टॉपिक आता है, थ्योरी आती है, अवस्थाएँ आती है, डिफरेंस आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो ये सारे टॉपिक्स, कोई भी टॉपिक्स ले लिया या कोई टॉपिक्स उठा लिया, वो पढ़ना है। साथ ही साथ इसके साथ मैंने मैथ्स, EVS और SST में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले लिया। ये दोनों मैंने इन 6:30 से 8:30 तक के बीच में पढ़ लिया। ठीक
ठीक है। डेली फिर मैंने नेक्स्ट शेड्यूल बनाया, नेक्स्ट शेड्यूल में मैंने अब दूसरा सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। मेरे पास टाइम है इतना तो मैं ये बना सकती हूँ, आप टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। 10 से 11 साढ़े 11 बजे टाइम है उन स्टूडेंट के लिए जो लैंग्वेज 1 में से ले लिया, जैसे लैंग्वेज 1 में कोई भी चूज़ करिए, जैसे हिंदी ले लिया, इंग्लिश ले लिया, दोनों के टॉपिक सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, जो भी पेडोलॉजी है प्लस आपके एक नंबर पोर्शन है उसको पढ़ लिया। फिर उसी टाइम पर मैंने यहाँ पे क्या करा, दूसरा टाइम मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ये सारे टॉपिक पढ़ लिए। फिर मैंने शाम को 4 बजे से 5:30 बजे मॉक टेक्स्ट और प्लस रिवीजन का टाइम रखा। ये दोनों ही शेड्यूल आप फॉलो कर सकते हो, 4 से 5:30 और 7:30 से 9 बजे तक का टाइम फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मॉक टेक्स्ट साथ के साथ प्रीवियस के क्वेश्चन लगा सकते हो जो भी टॉपिक करा, साथ ही साथ उसको रिवीजन भी कर सकते हो। जो मैंने पढ़ा वो इवनिंग टाइम में मैं एक बार रिवीजन कर सकती हूँ, ठीक है। ये दोनों ही सेक्शन आपके लिए, जैसे अगर आप नीचे वाला फॉलो कर रहे हैं तो उसको ऊपर मॉर्निंग में भी मैनेज कर सकते हो, मॉर्निंग सेक्शन वाला जो है वो इवनिंग में भी मैनेज कर सकते हो। ये डिपेंड करता है यू। अगर सपोज यहाँ पे एग्जांपल है, अगर सब्जेक्ट वाइज टाइम रिवीजन करना है तो 20 से 25% मुझे अपने सीडीपी को, परसेंटेज का मतलब है कि मुझे इतना चीज़ें इसको पढ़नी है और समझनी है। उसके बाद ज़्यादा चीज़ें हमें किस पे फोकस करना है, एसएसटी मैथ साइंस सब्जेक्ट होते हैं, जो ईवीएस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, इसको इतने % देने हैं। फिर लैंग्वेज 1 को 20 से 25 मिनट, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत लिमिटेड है और चीज़ें हमें ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़नी पड़ती। फिर मैंने 25 से 20 मिनट जो दिया है % दिया है वो मैंने प्रैक्टिस और रिवीजन को दिया है। तो इस तरीके से डिवाइड भी कर सकते हो, मेरे दोनों तरीके से। इस चीज़ को फॉलो करना, टाइम टेबल को इतनी टाइम पर करना बहुत ज़्यादा है। स्टडी प्लान में फ्लो चार्ट मैंने बनाया, पहले टाइम को मैनेजमेंट किया, फिर सब्जेक्ट मैनेजमेंट किया, फिर सबसे पहले फिर मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन करे। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले फोकस करना है टाइम पर, फिर कोर सब्जेक्ट पर जो भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे सपोज मेरा एसएसटी 60 मार्क्स का आता है तो मुझे एसएसटी पे फोकस करना है, साथ ही साथ सीडीपी मुझे समझ नहीं आती। सीडीपी अगर मैंने समझ ली, उसके कंसेप्ट को समझ लिया, तो मैं और चीज़ों में भी मेरा मैनेज हो पाएगा, मैं क्वेश्चन कर पाऊंगी, ठीक है। और एक्टिव पैसेज, जो भी क्वेश्चन मैंने आज पढ़ा है वो शाम तक मेरे रिवीजन टेस्ट में मुझे क्वेश्चन आने चाहिए, उसी टाइम करोगे तो आपका। सपोज मैं जब मैं ऑनलाइन क्लास लेती है, लाइव क्लासेस लेती हूँ, काफ़ी सारे मुझे बच्चे बोलते हैं मैम जो पढ़ाया है उसके साथ ही साथ क्वेश्चन भी कराइए, तो मैं इस चीज़ को फॉलो करती हूँ, ठीक है। करने भी लगी हूँ और मैं करती भी आई हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको भी करनी है, ठीक है। ये मैनेजमेंट हो गया आपका मेन, कि आपको कैसे टाइम टेबल को, शेड्यूल को बांटना है। सेकेंड इज थिंग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके पास सोर्स और या बुक्स क्या है, आपके पास रिसोर्स क्या है, आप किस किस चीज़ों को फॉलो करते हो, करते भी हो तो कितना करते हो, कैसे करते हो, किस तरीके से करते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है सीटेक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सबसे पहला है तो हम सभी को पता है कि यहाँ पे सीटेक ने जो अपनी गाइडेंस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है कि 1st to 5th के लिए भी एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करनी है, 6 to 8 के लिए भी एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करनी है, उसी का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को अगर कंटेंट की बात करूँ तो हमें कहाँ मिल सकते हैं, एनसीईआरटी बुक्स हमें ऑनलाइन भी मिल सकती है, ऑफलाइन भी मिल सकती है। डिपेंड करता है कि आप ऑफलाइन पढ़ना अच्छा प्रेफर करते हो या आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ना अच्छा लगता है, जो भी आपके वो आपके अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे बच्चे एनसीईआरटी बुक्स में ये नहीं है कि आपने इसको पढ़ लिया। सपोज मैं यहाँ पे एसएसटी की बात कर रही हूँ और मैथ साइंस की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैथ्स में क्या होता है, जितनी आपने क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ लिया, ताकि आपके साथ के साथ प्रैक्टिस की है, तो आप जल्दी इसको कर पाओगे। ऐसे साइंस में ही होता है, साइंस में आपको पढ़ना पड़ता है एनसीईआरटी बुक्स के, जो बार बार क्वेश्चन बार रिपीटली पूछे जाते हैं उसी टॉपिक से, उसको पढ़ना होता है। सेम एसएसटी में यही करना होता है। एसएसटी में बच्चे कि यहाँ पे जो भी टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं, जिस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, उस चैप्टर को सबसे पहले लीजिए और देन उसके बाद बाकी चैप्टरों को लिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसमें ज़्यादा मार्क्स आप कवर कर पाओगे। तो एनसीईआरटी बुक्स रहते हैं, फंडामेंटल आपके कंसेप्ट होने चाहिए, लैंग्वेज मिस्ट्री होनी चाहिए, क्लियर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, प्राइमरी सोर्स यही होता है। प्राइमरी सोर्स का मतलब है कि एनसीईआरटी बुक्स को सबसे पहले देखना है। बाकी आपके पास बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, वो तो एक रिवीजन के तौर पर नोट्स होते हैं, ताकि आपने पढ़ ली एनसीईआरटी बुक्स, उसके बाद रिवीजन के लिए आप कहीं से भी नोट्स ले सकते हो, ठीक है। जो भी आपने किया है उसके प्रैक्टिस सेट लगाइए। मॉक टेस्ट कहाँ से लिए, देखिए यहाँ पे सबसे पहला है कॉम्प्रहेंसिव। देखिए हिंदी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कॉम्प्रहेंसिव लैंग्वेज का 15 नंबर का मार्क्स आता है, हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश में भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप डेली एक भी मैसेज कॉम्प्रहेंसिव पैसेज या पोएम अगर प्रैक्टिस करते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में करवा चुके हैं, तो आप आसानी से 15 नंबर से 15 पूरे आते हैं बच्चों के। प्लस फिर देन आती है आपकी पेडोलॉजी, वो पेडोलॉजी के लिए अलग डिवीज़न करते हैं।
उसके बाद है डाइवर्स ऑफ क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन के टाइप देखोगे, क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जा रहे हैं उसको नोट करिए कि इस क्वेश्चन को ये एग्जामर हर पेपर में किस टाइप से पूछ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए। सेकेंड इज थी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपना जो भी टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपको पढ़ने के बाद आपने ये सोचा कि मुझे ये टॉपिक आ क्यों नहीं रहा, मैंने तो इसमें प्रैक्टिस ही नहीं की। आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते उसी टाइम, उस टॉपिक को पढ़ लिया, कंटेंट को पढ़ लिया, लास्ट में सारा कवर कर लेंगे उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके लिए डेली उसी टाइम रिवीजन भी करिए, प्रैक्टिस टेस्ट भी लगाइए, मॉक टेस्ट भी लगाइए। रेगुलर मॉक टेस्ट लगाने का क्या होता है, रेगुलर मॉक टेस्ट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी स्पीड बढ़ती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपके टाइम को पता चलता है कि मैंने 30 क्वेश्चन कितने मिनट में किए हैं। कई बार होता है कि 2.5 घंटे का टाइम भी हमें कोई सफिशेंट नहीं होता। अगर जिन्होंने डेली प्रैक्टिस की है, डेली टाइम को मैनेजमेंट करके मुझे इतने घंटे में पेपर करना है तो करना है, ये टॉपिक कवर करना है तो करना है, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सिमुलेट एन एग्ज़ाम एंड इन्वायरमेंट। और आपका जब भी आप टाइम मैनेजमेंट करते हुए अपने एग्ज़ाम या PYQ दोगे, जब आपका सारा कंटेंट कवर हो जाएगा, तब आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे हुए हैं और आप अपना पेपर दे रहे हैं। मैं भी इसी तरीके से करती थी और आपको भी मैं इसी तरीके की फ़ॉलो करने के लिए कह रही हूँ। CTET एग्ज़ाम कोई बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है। जो लोग इस चीज़ को डीपली नहीं समझते, सीरियसली नहीं लेते, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ वीकनेस एनालाइज। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी स्ट्रेंथ किस में, सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है कि मुझे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना, इसमें मुझे कम टाइम में मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। लेकिन जिस चीज़ों में मुझे वीक पॉइंट किस में, उस पर काम कीजिए, उसको अपना स्ट्रेंथ बनाइए, पकड़ बनाइए कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट कमांड है, मुझे SST में हिस्ट्री प्रॉब्लम आ रही है, मुझे SST में उसकी कमांड बनाइए, उसको इंटरेस्ट लेके पढ़िए। जब तक आप इंटरेस्ट लेके कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वीकनेस पॉइंट पर काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे NCERT और MCQ कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए कि NCERT से कितने कितने टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चीज़ है। रिवीजन की बनाइए, रिवीजन फ्रीक्वेंटली कंडीशनिंग लर्निंग को अपनी फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि जल्दी जल्दी चीज़ों को अपने रिव्यू में नोट कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, अपनी ये लर्निंग कीजिए। अपने मॉक टेस्ट में जितने भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे मॉक टेस्ट में यानी कि सपोज मुझे मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो मॉक टेस्ट में मुझे इस क्वेश्चन में होता है ये कैलकुलेशन नहीं हो रही, वहाँ पे देखिए यहाँ पे मॉक टेस्ट 2 तरीके के होते हैं। या तो आप कोई भी एप्लीकेशन लेके, जैसे सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल किसी का रिव्यू नहीं कर रही, सिर्फ टेक्स्ट बुक्स है, मैंने जो प्रैक्टिस की थी वो टेक्स्ट बुक्स क्वेश्चन से की थी और अच्छी खासी एप्लीकेशन है। इसमें काफ़ी सारे प्रीवियस के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, MCQ भी मिल जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाते हैं और आपके कंबाइंड में भी पेपर होता है। तो इसलिए इस चीज़ को फॉलो करिए। टेक्स्ट बुक्स एप्लीकेशन के लिए मैं अलग से सारी डिटेल बता दूँगी कैसे किस तरीके से आप ले सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। या फिर आप कोई भी बुक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे NCERT बुक्स तो फॉलो ही करनी है। साथ ही साथ CDP के लिए एक पर्टिकुलर बुक्स मैं आपको मार्केट में अगर मैं बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कोई बुक्स है, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट हर किसी की जो अंडरस्टैंडिंग होती है बुक्स को, लैंग्वेज को समझने का, वो डिफरेंट होती है। सपोज जो मेरे पास थी वो सरोहा पब्लिकेशन की बुक्स थी, प्रतीक शिवाली सर की थी, सचिन सर की थी। तो मुझे यहाँ पे जो सबसे बेस्ट मुझे जिसमें लगता था हाँ ये टॉपिक मुझे इसमें से समझ में आ रहा है वो ले लेती थी, दूसरा टॉपिक जिसमें से समझ में आ रही है। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, अगर आप प्रैक्टिस सेट भी लेना चाहते हैं, सपोज मार्केट में बहुत सारी है, तो मेरे पास जो थी वो मैं बता रही हूँ। मेरे पास थी एक तो उसकी थी किरण पब्लिकेशन की बुक्स थी मेरे पास। पेपर 1 और पेपर 2 मेरा दोनों क्वालिफाइड है, तो मेरे दोनों ही मेरे पास थी। मैं उसकी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करती थी। मैं एक दिन में 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, दोनों ही प्रैक्टिस क्वेश्चन करती थी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार करती थी। ऐसा नहीं है मैं क्वेश्चन को 10-10 बार करती थी, ऐसे भी हुआ है मेरे साथ। तो आपको भी ये चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। किरण पब्लिकेशन की बुक्स ले सकते हो या अरिहंत की बुक आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। वो डिपेंड करता है कि आपको लैंग्वेज में उसमें जो आंसर की है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर गलत आंसर की पढ़ ली, आप तो सोचोगे इसमें तो ये आंसर बन रहा है और इन्होंने ये दे रखा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बेस्ट बुक भी होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि CTET क्रैक करने का सक्सेस मंत्र ये भी होता है कि बुक्स
आपका बुक्स एनालाइज करना, बुक्स को सही ढंग से चूज़ करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस प्रैक्टिस सेट भी हम जहाँ से कर रहे हैं उससे हम प्रैक्टिस सेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। हमने एक टेक्स्ट बुक्स एप्लीकेशन ज्वाइन कर लिया लेकिन प्रैक्टिस तो कर ही नहीं रहे, तो कोई उसका फ़ायदा भी नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस सेट करने के लिए अगर आपने माइंड बना लिया मुझे क्रैक करना है तो ये चीज़ है। उसी के बाद है सीटेक एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में कॉन्फिडेंटली क्रैक हो जाएगा। अब आगे देखते हैं और स्टेप क्या हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। 30 से 50 मिनट्स मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि आपके कम से कम 30 to 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए डेली। कवर टू ऑल सब्जेक्ट होने चाहिए, फोकस टू डिफरेंट टॉपिक होने चाहिए, हर एक टॉपिक पे फोकस होना चाहिए। रिव्यू एंड रॉन्ग आंसर, कि जो रॉन्ग आंसर है उसका रिव्यू देखना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए क्यों मेरा रॉन्ग आया, ठीक है। वीकली मॉक टेस्ट लगा सकते हो, वीक में भी लगा सकते हो या पर डे पे भी लगा सकते हो, ये डिपेंड करता है यूर एंड टैक्स। फुल स्टैंड मॉक टेस्ट लगाइए, स्टिमुलेस एग्जाम कोऑर्डिनेशन करिए, रिवले मूल्यांकन कीजिए जैसे हम बच्चों के लिए करते हैं ना, जब भी कोई टेस्ट देते हैं उसका एक तो प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं, परफॉर्मेंस कितनी अच्छी आई, टाइम कितना मैनेज हुआ, एक क्वेश्चन हम कितने मिनट में कर पा रहे हैं, ये भी आप खुद से एनालाइज कीजिए। टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। प्योरिटीज़ हाई वेटेज टॉपिक पे दीजिए, जैसे प्याजे की थ्योरी, जीन प्याजे, लीव गाइस गोष्ठी, ये बार बार हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 में। उसको देखिए। लोकेटेड टाइम पर क्वेश्चन पे देखिए कि कितने टाइम पर मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। रिड्यूस योर गाइडेंस टाइम को खुद से रिड्यूस कम धीरे कम करना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन में इतना टाइम दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और कम करिए। कीप योर स्टैंड पेस, अपने पेशेंस लेवल में पीस रखने चाहिए। जो भी कर रहे हैं, जो भी हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस टेस्ट लगा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपका लर्न कितना है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपने टेक्स्ट में कितना इंप्रूव किया, और जो भी इंप्रूवमेंट हो रही है आपका अपना कॉन्फिडेंट लेवल हाई लेवल पे हो जाता है। ये मैंने अपने आप में ही एनालाइज किया है। प्रैक्टिस सेट से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। इसी से ही प्रैक्टिस टेस्ट से ही आपके जो प्रीवियस ईयर के जो 88 और 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाता है, यही सब रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम बाय मिस्टेक करते हैं, और ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाली। इसमें रिवीजन रिव्यू का मैंने बताया स्ट्रैटेजी कि वीकली रिवीजन किस प्रकार से होने चाहिए। आपके पास ब्लॉक आउट ऑफ द रेगुलर होना चाहिए। एक संडे दिन में ही आपको थोड़ा सा अपना बताती हूँ। जब भी मैं सीटेक की तैयारी करा रही हूँ, सीटेक में मैंने खुद अपना टाइम टेबल बनाया है बच्चों के लिए, और वो टाइम टेबल में मैंने संडे को डाउट सेक्शन और रिवीजन के लिए रखा है। हम उसमें प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसमें क्वेश्चन करेंगे, जो भी आपके डाउट है वो करेंगे। तो इस तरीके से आप भी खुद से भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है, टाइम में। उसके बाद फोकस ऑन किंग कंसेप्ट एंड समरीज, जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं और जो समरीज बनाते हैं उसमें भी फोकस एक की पॉइंट्स होते हैं। जैसे सपोज मैं अगर यहाँ पे टैग वर्ड्स का यूज़ करूँ तो टैग वर्ड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सीटेक एग्जाम में। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा टैग वर्ड्स का कोई इंपॉर्टेंट, टैग वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे सपोज कई सारे क्वेश्चन हमें ऐसे ही हमारे कट हो जाते हैं, ऑप्शनल जो ऑप्शनल आते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे बताती हूँ हर बार, जहाँ पे लिखा होगा केवल लिखा होगा, ही लिखा होगा, मात्र लिखा होगा, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है। एक होता है पॉजिटिव डेस जिसमें बच्चे की फोकस कर रहे हैं, या तो कहते हैं सीखने की लर्निंग के बारे में बात बता रहे हैं, या लर्निंग बाय डूइंग के बारे में बता रहे हैं, मात्रात्मक शिक्षा के बारे में बता रहे हैं। तो ये कोई कुछ इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है, तो वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स होते हैं जो इसका एग्जाम को में क्रैप करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, वीकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे उसमें आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताते हैं। क्रिएटिविटी बना सकते हो, ब्लूटेड लगा सकते हो, समराइज कर सकते हो ईच अकॉर्डिंग फार्मूलास, जैसे फार्मूलास है, ये टर्म है, उसको याद कर सकते हो। जैसे हमें थ्योरी दे रही हो तो थ्योरी की जो अर्थ हो रहा है उसको इसको हाईलाइट करके बना सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडेंटिफाई द हाई वेटेज सेक्शन, जो भी आपका वीक पॉइंट है उसको हाई लेवल पे रख, जो वीक पॉइंट्स है उनको हमें अच्छी स्ट्रेंथ्स बना के अच्छा रखना चाहिए। दूसरा है रिवीजन के लिए थ्योरी, जितनी भी थ्योरी होती है उसको पर्टिकुलर डेली रिवीजन किए, उससे रिलेटेड कंसेप्ट को सोचिए, उससे रिलेटेड एग्जांपल सोचिए। तो ये बहुत है। फोकस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, सबसे ज़्यादा चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि 75 मार्क्स तो शायद आपके पेपर 1 में होता है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी में, और 65 आपके पेपर 2 में होते हैं। मार्क्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को मिला के आपके काफ़ी हद तक मार्क्स का स्कोर हो सकते हैं। स्टडी प्लान कीजिए, रिवाइज कीजिए, और हमेशा रिमेंबर याद रखिए कि मुझे पहले से ही प्री प्लानिंग रहनी है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने ये तो चीज़ देख ली कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। अब हम देखते हैं जो भी सीटेक में होने वाली गलती है उसको क्लूजन क्या होता है, उसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, नो रिवीजन नहीं करते हैं,
प्रैक्टिस सेट भी नहीं लगाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, टाइम वेस्ट करते हैं। इसका सबसे पहले नियमित रूप से रिवीजन करनी है, रिवीजन शेड्यूल बनाएं। जैसे ही सप्ताह में एक बार सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, या फिर मैंने जो अभी आपको बताया है कि आप सबसे पहले अपने रिवीजन के लिए जो भी टॉपिक पढ़ा उसको शाम को इवनिंग में एक टाइम रख लिए, मुझे रिवीजन करनी है, रिवीजन नहीं करनी है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने, प्रीवियस ईयर के पेपर को हल करना है, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम प्रबंधन की योजना बनाएं। जैसे विषयों की प्रार्थना, जो भी 2 विषय है जो बहुत अच्छे हैं, साथ ही वीक पॉइंट को अपना अच्छा रखें, ठीक है। बिना रिवीजन की परीक्षा देना बेकार है। याद ना आने का मतलब यहाँ पे कि कोई भी चीज़ रटना नहीं है, हमें प्रैक्टिस वाली उसी में ही असफलता होती है। मिस्टेक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है और फिर सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं। अब जैसे मेरा 1 या 2 नंबर है, कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक करी है, कोई ना कोई सब्जेक्ट हमने ऐसे नहीं पढ़ा जिसके कारण से हमारी प्रॉब्लम बढ़ गई है। इसको सॉल्यूशन के लिए आपको ये चीज़ें अपनानी चाहिए, ठीक है। तभी आप इन गलतियों को सुधार कर अपना सीटेक एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्रैक कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है सीटेक सक्सेस का मंत्र क्या है, माइंड सेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने माइंड सेट कर लिया कि हाँ मुझे पॉजिटिवली सीटेक एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही क्रैक करना है, तो स्टे पॉजिटिव थिंकिंग, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, फोकस ऑन योर ग्रोथ एंड सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस। अपने आप को खुशी देने के लिए, हाँ कि आज मेरे 88 मार्क्स आए हैं, आज मेरे 89 मार्क्स आए हैं, सपोज नेक्स्ट टाइम पे मेरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इग्नोर नेगेटिविटी, ये हमसे नहीं होगा, हमसे ये पढ़ा नहीं जाएगा, हमारे पास टाइम नहीं है, ये नेगेटिविटी अपने माइंड से निकाल दीजिए। अपना माइंड इस तरीके से पॉजिटिव रखिए। डेली कंसिस्टेंस मतलब होता है रेगुलर पढ़ना, रेगुलर चीज़ों को समझना, रेगुलर फिक्स और स्टडी शेड्यूल, कमिट्स टू डेली गोल्स। अपने लक्ष्य को साधिए, अपने लक्ष्य को अवॉइड टू इधर उधर की बातों को नहीं सुनिए कि वो कर रही है, नहीं मैं भी कर सकता हूँ, ये मैं भी कर सकती हूँ। बिलीव योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप हर चीज़ कर सकते हो। यू हैव द पावर, आपके अंदर एक शक्ति है। एम्बेरस योर यूनिक पाथ, आप हर चीज़ को गेन कर सकते हो, कोई भी इजी कर नहीं है। ट्रस्ट योर एबिलिटी, अपनी योग्यता पर बिलीव कीजिए, अपनी कैपेसिटी पर बिलीव कीजिए, अपनी चीज़ों को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि मैं किस समय ऐसा टाइम निकालूं कि मैं पढ़ सकता हूं या पढ़ सकती हूं। रियल लाइफ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है, आई डिड नॉट रेगुलर स्टूडेंट में डिफरेंट सक्सेस सीटेक स्पैरट, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, से प्रिया स्टोरी बनाया है मैंने। बैलेंस हर जॉब एंड स्टडी, रीच एंड गोल्स, उसने स्टडी के लिए बैलेंस बनाया, अपने गोल्स को साधा और आज हार्ड वर्क किया, कॉन्फिडेंस आया और अपने आप ही सीटेक एग्ज़ाम क्रैक हो गया। दिस इज़ योर फ्यूचर टीचर, यानी कि आप एक फ्यूचर टीचर हो और फ्यूचर टीचर के लिए ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों को मैनेज करना नहीं पाओगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं इस चीज़ को कर सकता था लेकिन मैं करा नहीं, आज मैं पढ़ सकती थी लेकिन पढ़ी नहीं, मैं आज कुछ और काम में लगी, क्यों लगना। जिस टाइम फ्री हो उसी टाइम अपने उस चीज़ को फोकस करो ना। अगर आप इस चीज़ को फोकस नहीं करोगे तो कोई भी एग्ज़ाम क्या है, ये सीटेक तो एक नॉर्मल क्वालिफाइड एग्ज़ाम है, और भी एग्ज़ाम होंगे इससे बड़े बड़े, जैसे DT+ भी है, KVS है, और KVS का लेवल तो हमेशा हाई होने वाला है। मैं आपको पहले बता रही हूँ, MRS का लेवल फिर भी मिडम रहता है, लेकिन KVS का बहुत हाई लेवल है। KVS और NVS जो कंबाइंड एग्ज़ाम होने लग गया है, ट्रायल 1, ट्रायल 2 और फिर इंटरव्यू, तो आप सोच सकते हो जब यही एग्ज़ाम आपसे क्रैक नहीं हो रहा तो आगे कैसे करोगे। तो हर चीज़ को, यहाँ ये आपकी स्टार्टिंग है, सपोज कीजिए कि आपकी फर्स्ट सीढ़ी है, हमें सेकंड सीढ़ी पे भी चढ़ना है, थर्ड पे भी चढ़ना है, फिर टॉप पर आकर एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो इस चीज़ को फोकस रखिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो सबसे पहले ये स्टेप, ये सीढ़ी है जो मैं चढ़ रहा हूँ, ये चढ़ रही हूँ, उसमें माइंड सेट कीजिए और अपना सीटेक क्रैक एग्ज़ाम कीजिए। थैंक यू सो मच अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हो। अगर आपको अच्छी लगी, हैव अ नाइस डे, क्योंकि ये मैंने बहुत ही माइंड सेट करके ये चीज़ें बनाई हैं आप सभी के लिए। मैं चाहती हूँ हर बच्चा का जो रिज़ल्ट है, जो सीटेक को लेकर माइंड में ये है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो ये क्वेश्चन को अपने माइंड से डिलीट करके हम कर सकते हैं। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट एंड यू कैन डू इट। जैसे मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। यू कैन डू इट, अपने आप में मन में ठान लिए और अपना सीटेक एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियो के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।